नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भगवानपुर कोटद्वार जीएमसी निर्माण को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि एक जिले में केवल एक ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो सकता है और इसलिए इन दोनों स्थानों पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो सकता। एक मेडिकल सरकारी कॉलेज के नियम के तहत भगवानपुर और कोटद्वार में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हो सकते। ये क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार में अब उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं और हमारी सरकार में पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का काम भी लगभग 40% पूरा हो चुका है। मैंने सदन में कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रही है और जो ममता राकेश दीदी का प्रश्न था उनका मैंने जवाब दिया, क्योंकि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बन गया है तो एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते हैं। तो मैंने उनके प्रत्युत्तर में जवाब दिया है और पूरे देश में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ये प्रकरण है 2014 का, 2015 का और 2016 का। तब कांग्रेस की सरकार थी और मैंने उत्तर भाषण में भी कहा है कि भाई अगर आप हरिद्वार के इतने चहेते थे तो 3 साल आप सरकार में रहे हैं, आपने उस समय क्यों नहीं बनाया? और हमने तो बना के तैयार भी कर दिया है। 100 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। रही भगवानपुर की बात, तो मैंने दीदी से निवेदन किया था सदन में कि हम ये कर सकते हैं कि वहाँ उप जिला चिकित्सालय अगर मानक होंगे तो बना सकते हैं। तो देखो भाई, हम तो सबका साथ सबके विकास में वो रखते हैं और आप देख रहे होंगे कि कल 18 विधायकों ने, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन्होंने भी जब स्वास्थ्य के प्रश्न पे जब उत्तर भाषण में उन्होंने जब जवाब दिए या क्वेश्चन किए तो उन्होंने भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे क्षेत्रों में बहुत। प्रदेश में 10 और 12वीं की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी परीक्षार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। वहीं ब्लॉक स्तर से 5-10 टॉपर छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के लिए देश के लिए क्षेत्रों में ले जाने का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अंक सुधार परीक्षा का प्रावधान भी इस वर्ष रखा गया है। यहाँ 1 से 2 परीक्षाओं में अपने अंक सुधारने के लिए भी परीक्षार्थी दोबारा से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि इसी वर्ष आयोजित भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आज छात्र छात्रा हैं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर देंगे। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम परीक्षा परिणाम घोषित करते हैं। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए जितने प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए गए हैं और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है 1 या 2 विषय में अगर वो अंक सुधार परीक्षा देना चाहता है तो उस बच्चे को भी मौका दिया जाएगा और उसका साल खराब नहीं होगा। उसी साल जो है वो अंक सुधार परीक्षा भी देगा और उसी साल वो दूसरी क्लास में एडमिशन भी ले लेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड का बोर्ड है पूरी तैयारी के साथ जो है आज से लग गया है और
मेरी ओर से सभी छात्र छात्राओं को कि लाखों बच्चे जो है बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं, मैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से सबको शुभकामनाएं देने के लिए अपनी ओर से आज आपके बीच में। विधायक वीरेंद्र जाति ने सवाल किया कि राज्य में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण नीति कब तक आएगी। इस पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 17,000 सरकारी, 5,000 प्राइवेट स्कूल हैं। राज्य की धारणा है कि यहाँ की स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी है। इस पर मंथन किया गया था कि फीस निर्धारण करें, लेकिन तब देखा गया कि यहाँ देश और विदेश के कई नामी स्कूल हैं। केंद्र सरकार ने भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। अगर सभी विधायक चाहें कि हमें कोई नीति बनानी चाहिए तो उस पर विचार किया जाएगा। देश में कहीं भी नहीं है और मैंने कहा है कि हमारे राज्य में प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और मैंने ये भी कहा है कि हमारे राज्य में 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, 5,000 प्राइवेट स्कूलें हैं और प्राइवेट स्कूलें हमारे राज्य में ऐसे हैं कि देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हम जब भी कोई भी नियम बनाएंगे या एक्ट बनाएंगे, पहले सभी लोगों से बातचीत करके ही इस पे आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में बुनियादी जरूरतों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से ही ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं व संकल्पों का आईना है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के नवाचारी बजट में 13% वृद्धि की गई है और शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता, स्वरोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ ही उच्च शिक्षा के प्रयासों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। सार्वभौमिक विकास को ध्यान में रखा गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। प्रदेश में संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जो कि विकास की गति को और प्रभावी बनाएगा। देखिए, इस बार का जो बजट है, मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खेल के लिए ये बहुत अच्छा बजट इस बार रखा गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य इस 25 साल का हो रहा है इस समय, हम विकसित राज्यों की तरफ जाने वाले हैं और उत्तराखंड राज्य एक विकास के मॉडल पे सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होने जा रहा है। गैरसैंण में बजट सत्र न आहूत किए जाने पर धामी सरकार हर किसी को निशाने पर है। देहरादून में आयोजित बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर गैरसैंण को गैर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार को गैरसैंण में ठंड लगती है, इसलिए सरकार को कंबल भेंट करने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस विधायकों के आरोप को लेकर भाजपा विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि ये कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड है, जबकि गैरसैंण के भराड़ी सैन में स्थित विधानसभा भवन में ई नेवा का कार्य गतिमान है और इसलिए वहां सत्र नहीं आयोजित किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठंड लग रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में चलाने को तैयार नहीं है। हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार ठंड में अकड़ गई है, ठंड के मारे गैरसैंण नहीं जा रही है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती कहते हैं, और लेकिन जो है वहाँ जो है कि गैरसैंण में सत्र नहीं चलाते हैं। विधायक जी, आपके विधायकों ने भी तो चिट्ठी लिखी थी कि गैरसैंण में मत करवाओ। अब जिन्हें ठंड लग रही है लिखी होगी भैया। हम तो चाहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ नहीं, किसी ने नहीं लिखी। पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही है और पहाड़ की राजधानी वो भी पहाड़ के काम नहीं आ रही है। और ये इससे साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की पहाड़ विरोधी सोच दिखाई देती है। गैरसैंण का अपमान हम नहीं सहेंगे। गैरसैंण के लिए बजट में भी शून्य मात्र 10-15 करोड़ रुपए रख दिया है। सिर्फ बातों की सरकार है, धरातल पर कुछ नहीं है। सरकार को ठंड लग रही है। एक बात बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो ही वहाँ नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है, क्या सोच है। और ये साफ झलकता है कि जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ
बात बना रही है, जनता तक पहुंचने का कार्य करने की उनकी कोई सोच नहीं है। और ये कंबल जो है हम सरकार को भेंट स्वरूप लाएं ताकि इस कंबल के रूप में उन्हें ये याद रहे कि गैरसैंण में भी एक राजधानी घोषित की गई है जिसमें 17 आहूत होना चाहिए। गैरसैंण में कोई ऐसा माहौल नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग निरंतर इस प्रकार की अफवाहें फैला करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, और गैरसैंण में क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने ही एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि गैरसैंण में ठंड होने के कारण यहाँ सत्र ना किया जाए। उस समय भी मैंने सबसे आग्रह किया था कि कोई ठंड वहाँ पर नहीं है। 25-26 जनवरी को मैं खुद गैरसैंण भराड़ीसैंण में ध्वजारोहण में मैं वहाँ था। केवल जनता को बरगलाने का और झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास इन प्रदेश में भूमिधरी का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नियम 58 के तहत कांग्रेस के विधायकों ने सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरह से भूमिधरी का मामला काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है और लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि जिस तरह से आम लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे ही सरकार को भूमिधरी का अधिकार स्थानीय लोगों को देना चाहिए। इस मामले को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि भूमिधरी का मामला काफी गंभीर है और सरकार इस पर विचार कर रही है। कोई न कोई इसका समाधान जरूर निकलेगा। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि भूमिधरी के मामले को काफी दिनों तक लंबित नहीं किया जा सकता है। सरकार को इस मसले पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और स्थानीय लोगों को भूमिधरी अधिकार देना चाहिए। कापड़ी जी को भूमिधरी को लेकर आप लोग भी अपना मत रखा है, सरकार क्या कह रही है? देखिए, हमने सरकार से कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं गरीबों के लिए है और गरीबों को भूमिधरी से वंचित रखकर उन योजनाओं से भी वंचित रख रही है सरकार। आपसे मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई गरीब है, उसको आवास चाहिए, तो जो गरीब है वो नदी की जमीन पे, नाले की जमीन पे, वर्ग 4 की जमीन के, वर्ग 5 की जमीन पे, फॉरेस्ट की जमीन पे, सरकारी जमीनों पर बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास जमीन की व्यवस्था नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास है 2016 में वो नियम लेकर आ गए कि जिसके पास रजिस्ट्री वाली जमीन होगी, जिसके पास भूमिधरी जमीन होगी, उसी को आवास मिलेगा। तो आपने सीधे सीधे गरीब को, भूमिहीन को वो लाभ लेने से बाहर कर दिया। अब तो आपने पंचायतों में कह दिया कि जो सरकारी जमीन में बैठा हुआ है, आपने देखा भी होगा पंचायतों चुनाव उनके नामांकन रजिस्टर करके, उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं। अरे हम आपसे कह रहे हैं जो जमीनों पर वर्षों से बैठे हो उन्हें भूमिधरी अधिकार दो। सरकार छीनना जानती है, लेना नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि जमीनों के, और एक और कोई शब्द है मैं बोल नहीं सकता मीडिया में, उनके बड़े भाव बढ़ गए तो सरकार की नजर जमीनों पे है। वो कैसे जो वर्षों से लोग जमीन पे बैठे हैं उन जमीनों को कैसे छीने, ये योजना बना रही है। हमने कहा भाई भूमि जो है वन अधिकार नियम 2006 है, उससे जो है दावे पेश होते हैं। पहले दावे ग्राम सभा करती है, फिर ब्लॉक में जाते, वो एसडीएम के अध्यक्षता में बैठक होती है, फिर उसके बाद जो है कि जिलाधिकारी राजस्व गांव के लिए भेजता है, जो जिलाधिकारी कर सकता है। पूरे प्रदेश में 49, पूरे देश में 49%, 49.09% है दावे स्वीकार करने का। हमारे यहाँ 2.7 उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की सरकार गरीबों को कुछ नहीं देना चाहती। बिजली के बिल, जिसका जमीन, जो कच्ची जमीन में बैठा है वो मीटर लगाएगा तो 4 गुना उससे वसूलेंगे। स्थायी निवास के लिए पक्की जमीन की जरूरत है। तो जब आप भूमिधरी अधिकार दे ही नहीं रहे, सरकार का काम लोगों को देना है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंदिरा गांधी लोगों को जा जाकर बिठालती थी। कांग्रेस की सरकार गांव में लोगों को बिठालती है, जगह देती है, आवास देती है, उनको भूमिधरी अधिकार। हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार 2017 में 12 से 17, तो हमने वर्ग 1 से वर्ग 10 तक भूमिधरी अधिकार देने का काम किया था और उसे भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। आज हमने कहा अगर आप गरीबों को योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें आपको। जहां एक और उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा है, वहीं हरीश रावत के बीजेपी में जाने के चर्चे भी जोरों पर है और सियासी हलचल भी तेज हो रही है और कहा जा रहा है कि हरीश रावत जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन खबरों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस के नेता राजेंद्र शाह ने कहा है कि हरीश रावत कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि यदि हरीश रावत को कांग्रेस छोड़कर जाना होता तो वे उस समय जा सकते थे जब 2022 में हरीश रावत के साथ कई विधायक थे, या फिर वे तब जाते जब 2017 में हरीश रावत के साथ 20 से भी अधिक विधायक खड़े हुए थे। हरीश रावत जी ने वैसे तो अपनी बात स्पष्ट कर दिया है
मेरा ये कहना है कि हरीश रावत 2002 में उस समय जब 22 विधायक उनके साथ थे और 22 विधायक दिल्ली में एक होटल में बैठे थे, आलीशान होटल में, वो उस समय नहीं गए। 2012 में जब विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बनाया उस समय भी उनके साथ 19 विधायक थे, वो तब नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी में वो नहीं जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता है कि वो इस समय वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी में जाएंगे। अब ये इससे ज्यादा स्पष्ट जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब इन परिस्थितियों में बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी में आदमी अपने स्वार्थ के लिए जाता है। उनका एक बेटा लोकसभा चुनाव में राजनीति में पदार्पण कर गया है, एक बेटी उनकी जो है विधायक का चुनाव लड़के विधायक बन चुकी है, तो क्यों जाएंगे भाजपा में? तो मुझे नहीं लगता वो भाजपा में जाएंगे। डोईवाला मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर शुक्रवार को विधानसभा घेराव के लिए ट्रैक्टर रैली पुलिस चौकी से आगे नहीं जा सकी। पुलिस और प्रशासन में प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं जाने का कल घोषित कार्यक्रम के अनुसार काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण गन्ना सेंटर में एकत्रित हुए। कांग्रेस नेता गौरव चौधरी के नेतृत्व में ट्रैक्टर में सवार होकर काफी संख्या में ग्रामीण बाईपास मोटरवाला होकर विधानसभा जाने के लिए प्रयास करने लगे और वहीं धुंधली पुलिस चौकी पर बैरिकेडिंग लगाकर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार सोहन सिंह रगड़ ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और इसके बाद प्रदर्शन सप्ताह भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने बताया कि यदि सप्ताह भर में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। हम अपनी बात विधानसभा में मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, पुलिस ने यहीं पे बैरिकेड। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने किसी से कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ रही है, कुछ नहीं करना है। हम इसी उम्मीद से यहाँ से निकले थे और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना ज्ञापन देते और वापस आते। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं, ना हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए तैयार है। लेकिन ये कि आज हमें आश्वासन जो ये मिला है कि हमें प्रमुख सचिव से हमारी वार्ता कराएंगे और मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन उनके तक पहुंचाएगा। इन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया है हमारी मीटिंग का, अगर नहीं होती है मीटिंग प्रमुख सचिव से तो फिर हम लोग मेरा अपना मानना है कि हम तो पद यात्रा करके जाएंगे, तो उसमें तो रोक नहीं पाएंगे, उसमें तो हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। सही कह रहे हैं। जिस कार्य के लिए हम जा रहे थे रैली निकालने के लिए, तो उसके लिए अभी रोक दिया गया है। प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा है, प्रशासन ही हमें बताएंगे कि हमें कितना समय दिया जा रहा है। हमारे हिसाब से तो एक हफ्ते का समय दिया जाना उचित एवं आवश्यक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो हमें आश्वासन दिया जाए उस पर कार्य। देखिए यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं। पिछले अभी एक साल भी नहीं हुआ है, नैन्सी स्कूल से एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है और बड़ी गली में एक्सीडेंट हो गया है। तो रोड काफ़ी मतलब जगह है, रोड में नोटिस भी दिए जा रहे हैं। यहाँ से हम मतलब हर तरह से सहयोग करने के लिए सरकार का तैयार है कि जैसे हमारी तरफ से जो हमारे जो क्षेत्र में साइड में जो जगह छुटी हुई है जिस पर जिसने कब्जा लिया, हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। तो सरकार जो है अपने जो बजट है खास करके रोड जल्द से जल्द बनाएगी। ये प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारा जो रोड है वो भी विकास की ओर। बीते साल जंगल की आग से 11 लोगों की मौत से सबक लेते हुए वन विभाग ने इस बार वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस योजना तैयार की है। जिले के सभी क्रूज स्टेशनों में तैनात फायर वॉचर की विस्तृत जानकारी मंगवाई गई है। वन विभाग ने सभी फायर वॉचरों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका बीमा करने का निर्णय लिया है। वन विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत जंगलों के पास बिछाई गई पाइपलाइनों का भी उपयोग करने की योजना बनाई है। इसके तहत जंगलों से गुजरने वाली पाइपलाइनों पर हर 200 से 250 मीटर की दूरी पर वाटर पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आग लगने की स्थिति में इन वाटर पॉइंट से पानी लेकर आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा। देखिए 15 फरवरी से औपचारिक रूप से फायर सीजन स्टार्ट हो गया और हमने उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। कुछ समस्याएं ज़रूर हैं, जैसे कि हमारे जो वनारक्षी हैं वो अभी धरने पे हैं, तो उनके साथ भी वार्ता की जा रही है कि वो जल्द से जल्द धरने से बाहर आएँ और हमारे साथ फील्ड में जुड़े। और इसके साथ साथ जितने भी क्रू स्टेशन है उसमें जो फायर वॉचर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स मंगा ली गई है फील्ड से, उन सब की इंश्योरेंस कराई जा रही है। और पूरे कुमाऊं जोन की जो इंश्योरेंस है DFO नैनीताल के द्वारा किया जा रहा है, तो एक तो उनकी पूरी इंश्योरेंस हो जाएगी, दूसरी है कि उनकी ट्रेनिंग भी कराई जा रही है ताकि पिछले साल जो घटनाएं हुई उसमें जो थोड़ी बहुत समस्याएं आए वो ना आए। तीसरी बात है कि जो हमारे ज़िले में एक अच्छा हम लोग नया प्रयास कर रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन के पाइपलाइंस होते हैं जो हमारे जंगलों से गुजरते हैं, उन पाइपलाइंस में हर 200-250 मीटर के डिस्टेंस पे वाटर पॉइंट्स हम लोग दे रहे हैं
ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उस वाटर पॉइंट्स को खोलकर और आप लूज पाइप के माध्यम से आग बुझाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ हम लोग वाटर पॉइंट्स दे रहे हैं वहाँ पे हम लगभग 500 लीटर से लेकर 1000 लीटर के गड्ढे भी खोदे जाएंगे और उसको पॉलीथीन या इससे करेंगे कि ताकि पानी जो है नीचे ना चला जाए। इससे डबल फ़ायदा होगा, एक कि आग बुझाने में भी काम आएगा और दूसरा है कि जो हमारे वन्य जीव हैं उन्हें भी पानी उपलब्ध होगा। तो अल्मोड़ा जिले भर में गांजा तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के नेतृत्व में जिले भर में नशा तस्करी रोकने के लिए चेकिंग अभियान जारी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा हरवंश सिंह व सीओ रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भरतोज खान, सुशील कुमार व एसओजी प्रभारी भुवन जोशी के नेतृत्व में भरतोज खान पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान चौड़ी घट्टी में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशा तस्कर के बैग से 13 किलो 240 ग्राम गांजा बरामद किया। गिरफ्तारी किए गए अभियुक्त की पहचान इब्रान पुत्र हमीद निवासी कचनाल गाजी कुमाऊं कॉलोनी काशीपुर के रूप में की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में अल्मोड़ा पुलिस का नशा के सौदागरों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है, जिसके क्रम में कल दिनांक 19 फरवरी 2025 को एक अभियुक्त इब्रान को, जो काशीपुर का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 13 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख से भी अधिक है और इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। एक तरफ जहां चुनाव को लेकर शहर से लेकर गांव तक दो फाड़ हो जाते हैं, वहीं सीमांत जनपद उत्तरकाशी भड़वाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ऐसा गांव है जहां के लगातार कई वर्षों से वीर विरोध प्रधान क्षेत्र पंचायत चुने जाते हैं। उत्तरकाशी की एक ऐसी ग्राम सभा है जहां की अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गांव के लोगों ने सरकार को चुनावी खर्चा बचाने के लिए ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत में तो निर्भर कर दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में अजगरों के निकलने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले यहां 175 किलो के अजगर को रेस्क्यू किया गया था, तो वहीं काशीपुर के धीमरखेड़ा क्षेत्र में वन विभाग ने 2.5 क्विंटल के से अधिक वजन के 3 विशालकाय अजगरों का सफल रेस्क्यू किया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे रेस्क्यू विशेषज्ञ तालिब हुसैन ने बताया कि इनमें से 2 नर और 1 मादा अजगर शामिल हैं। वन विभाग ने इन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। काशीपुर धीमरखेड़ा वहाँ से हमारे पास सूचना आई थी। जब हमने वहाँ जाके देखा तो सांप वहाँ 3 निकले एक जगह, और जो इनकी बड़ी मादा है वो हमारे हाथ से निकल गई, वो हाथ नहीं आ पाई। उसको भी 1-2 दिन के अंदर में लेकर आऊंगा। वो 2.5-3 कुंटल के करीब है। मैं आम पकड़ा रेंज में लेकर आया हूँ इनको, और अभी हमारे अधिकारी लोग जहाँ कहेंगे हम उनको वहाँ छोड़ जाएंगे। कोई हमारे 30,000-35,000 सांप हमने रेस्क्यू कर लिए। मेरे पास पूरा लिखित है, डाटा है मेरे पास, मैं लिख के रखता हूँ। टांडा मल्लू का मैं रहने वाला हूँ, मेरा यही काम है सांप पकड़ना। और हमें जहाँ से भी सूचना आती है हम लोग वहाँ जाते हैं, सांप पकड़ते हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों से ये कहना रहता है हमारा कि इनको नाम ये रेप्टाइल से ये ठंडे खून के जो है जंतु होते हैं, आजकल जो धूप में जो बाहर निकल आते हैं, तो ये आवासीय क्षेत्रों में जो धीमरखेड़ा काशीपुर से जो पकड़ा गया है इनको, और इनको वास स्थल में इनके वन क्षेत्र में किसी इनके वास स्थल में इनको छोड़ दिया जाएगा। ये तालिब हुसैन है जो कि सर्व विशेषज्ञ हैं। ये दिनेशपुर में व्यापारी नेता बिशंबर लाल मिगलानी के घर आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। बिशंबर मिगलानी के पूरे परिवार रिश्तेदार के विवाह समारोह में नई दिल्ली गए हुए थे, और बता दें कि 2 बजे करीब घर से धुआं निकलता दिखा और आसपास के लोग एकत्रित होकर बिशंबर मिगलानी के बेटे राजीव मिगलानी और फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, और मोहल्ले वाले ने भी बड़ी मुश्किल के साथ आग पर काबू पा लिया। बड़े भाई साहब बिशंबर मिगलानी जी का घर है, वो शादी में दिल्ली गए हुए थे, और हमारे छोटे भाई स्कूल से आए तो उनसे धुआं टाइप का निकल रहा है। ये मंदिर में ना सेक्टर जो होती तार उसमें टेंड हुई है, पूरे आग ने एकदम धारण कर लिया रूप का, और जिसमें थोड़ा नुकसान काफ़ी हुआ है। चल पा रहा तो गृह स्वामी जो है बड़े भाई बिशंबर जी कहीं बाहर पारिवारिक फंक्शन में कहीं बाहर गए हुए हैं, और थोड़ी देर पहले लोगों ने घर से धुआं निकलते देखा, तो जो उनको सूचना दी तो सारे लोग आसपास के मोहल्ले के लोग यहाँ पहुँचे हैं, और जो सब लोगों ने मिल करके फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया था, लेकिन उसके आने से पहले ही सब लोगों ने मिल करके
चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।